और आज की चर्चा में अरुण जी से शुरू करती हूं कि अरुण जी, ये खबर अपने आप में कितनी बड़ी है कि संसद के पटल पर अब चुनाव की धांधली के ऊपर विपक्षी दल डिस्कशन चाहते हैं। उसको एक्सेप्ट ओम बिरला और जगदीप धनखड़ करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं है, लेकिन ये चीज पब्लिक डोमेन में अपने आप में आना कितना बड़ा है। जी अरुण जी। नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये स्टाइल जो है अब बदल गई। ये पुराने राजीव कुमार जी थे, वो 6 महीना पूरे ऑपोजिशन के चिट्ठी की जवाब नहीं देते थे, और ये ज्ञानेश आए हैं और वो सब गड़बड़ सड़बड़ करके गए हैं। अब जो है जितना गंदा उन्होंने फैलाया है वो साफ करने का काम है ज्ञानेश कुमार का, तो ये भी कम चतुर नहीं है। तो बजाते इतने प्रॉम्प्ट कि आज आया न्यूज और आज ही उन्होंने रिलीज कर दी। आप देखिए क्या प्रॉम्प्टनेस है। और पिछले बार जब उन्होंने लगाया था कि डुप्लीकेट है तो संडे को ऑफिस खोल के जो है अपनी सफाई दे रहे हैं। अरे भाई, ये जिस तरह से सफाई दे रहे हैं ना, तो उसी से ये होता है कि ये जो है इलेक्शन कमीशन में खाली बेईमानी हो रही थी। ये जो 3 पन्ने का इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, जो मैं आपने जो पढ़ा, इसको मैं अंडरलाइन करके मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या गड़बड़ है और किस किस तरह से, मतलब मैं थोड़ा संयम रखिएगा, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि ये इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेस रिलीज थी अंग्रेजी में और आपने जो है अपनी फर्राटे अंग्रेजी में जो है सब पूरा पढ़ दिया, तो उससे जो है दर्शकों को ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें कहाँ और क्या लिखा है हिंदी में और उसमें क्या और कहाँ बेईमानी है। पूरी बेईमानी का ये डॉक्यूमेंट है। तो पहले तो ये क्या कहते हैं, शुरू में मैं हिंदी में लोगों को समझाऊं तो उनको फिर पूरा पहले कि ये क्या कहते हैं और फिर कि ये क्या कवर अप कर रहे हैं और क्या गड़बड़ी हो रही थी। ये 3 चीज जो है मैं इस डॉक्यूमेंट से आपको समझाता हूं, और अंत में आप हमें याद करिएगा जब सेकंड राउंड होगा तो मैं बताऊंगा कि पार्लियामेंटेरियंस को क्या क्या चीजें जो है वहां पर रेज करना चाहिए, क्योंकि वो जो है ठीक से ब्रीफ नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, पहली बात तो ये एक बड़ी ऑब्वियस फैक्ट कर रहे हैं कि जो है हम 99 करोड़ लोगों का जो है सूची बनाते हैं, ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अरे किसको नहीं मालूम कि इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और ये जो है प्रोसेस जो है कमेंस होता है अक्टूबर दिसंबर में इलेक्टरल रोल का रिवीजन का हर साल। अब जैसे अभी 2025 का जो है वो हुआ अक्टूबर टू दिसंबर 2024 में। अभी जो इलेक्शन मेन कंट्रोवर्सी है वो है जनरल इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन छोड़ दीजिए जो कि इस साल हुआ, वो है हरियाणा का, महाराष्ट्र का और लोकसभा का, जिसमें कि जम के धांधली हुई, वोटर ऐड हुए, वोटर काटे गए, ये उसी का वो है। अब इसमें ये क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि ये हुआ और फाइनल रोल जो है हमने जो है जनवरी 6 और 10 को 2025 को हमने पब्लिश कर दी। अरे भाई, बात हो रही है, वो डिस्कशन है 2024 का, तो आप बताइए ना 2024 में आपने कब किया और कब उसको रिवाइज करके पब्लिश किया। आप आ गए उसके बाद की बात, चलिए वो भी बात बना दें। अब सबसे मजेदार बात देखिए ये क्या है कि ये कहते हैं कि हर, और धांधली नीचे और बीच से होती है कि हर बूथ पे एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है। मैं आपको खुलासा करता हूं कि हरियाणा के अंदर में जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो सरकार का एम्प्लॉय नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। आधे से ज्यादा लोग टीचर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट वाला आदमी बूथ लेवल ऑफिसर हो सकता है कि नहीं? सबसे पहले तो इलेक्शन कमिश्नर हमको इसका जवाब दें, पूरे लोगों को। और कहां कहां पे आपने किस लेवल का, आंगनवाड़ी को आपने लगाया, अरे वो बूथ लेवल ऑफिसर जो है आपका वो नहीं मांगेगा बंगलिंग तो आप उसको निकाल देंगे। लोकल लेवल पर वो रहता है, उसके अंडर में इतना प्रेशर रहता है, कहां पर इंडिपेंडेंस है? देखिए सब गड़बड़ होती है बूथ लेवल ऑफिसर से चालू होती है उसी लेवल पे। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि बूथ लेवल ऑफिसर इतना इंडिपेंडेंट है कि उसको ये नहीं।
कोई दबाव में नहीं डाल सकता। तो सबका नाम और डेजिग्नेशन पूरे इंडिया का ये दें जहां चुनाव हुआ है कि कितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे, कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे जो कि नहीं हो सकते थे। अब देखिए, एट एवरी बूथ political parties also have the right to appoint booth level agent। अब ये कहते हैं, ये यहां पर इनकी चालाकी मैं आपको बताता हूं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा तो बूथ लेवल ऑफिसर एक बूथ लेवल ऑफिसर के पास औसत 200 से 250 घर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी आदमी अगर 2 घंटा लगाएगा, क्योंकि एक बूथ पे होते हैं 1000 वोट, उससे ज्यादा नहीं होते औसत। 1000 वोट का मतलब 250 परिवार। अगर हम एक परिवार में 4 आदमी मान लें एडल्ट हैं, तो 250 परिवार हुए, 250 घर हुए या कम हुए। बहुत जगह जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो अगर एक बूथ लेवल ऑफिसर 2 घंटा भी रोज देगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो 90 दिन होते हैं। तो एक में कितना हुआ? आप 10 तो 2 घंटे में आप कर ही सकते हैं। तो ये काम जो है खाली बूथ लेवल ऑफिसर का है। और ये जो है ब्लेम करना चाह रहे हैं, अगले सेंटेंस में ये कहते हैं, एट एवरी बूथ लेवल पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो हैव द राइट टू अपॉइंट बूथ लेवल एजेंट। ये जो सेंटेंस है, ये अपनी पूरी गड़बड़ी की जिम्मेदारी ठेल देना चाहते हैं ऑन दी बूथ लेवल एजेंट, जो कि पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। कोई जरूरी नहीं है। दे हैव द राइट, डू दे एक्सरसाइज इट? क्या आप उनको बताते हैं? क्या उनको मालूम है? क्या उनके अपॉइंटमेंट से जो है, अगर आप कर दिए तो बूथ लेवल ऑफिसर और आपके ऊपर वाले जितने आप घालमेल करें वो सब ठीक हो गया? क्या आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई? अब मैं आपको उसी के साथ, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात कही कि यहां पर पेज 3 के ऊपर एनेक्स्चर ए में इन्होंने दिया है कि कितने बूथ लेवल ऑफिसर हैं और कितने बूथ लेवल एजेंट हैं। ऊपर में लिखते हैं बूथ लेवल ऑफिसर स्टेट, यूनियन, टेरिटरी, हर स्टेट वाइज दिया है। चलिए कुछ तो दिया, इन्हीं के कागज से इन्हीं को मैं दिखाता हूं कितने बड़े बेईमान हैं। फिर लिखते हैं बूथ लेवल एजेंट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, माने हर पॉलिटिकल पार्टीज का। अब आइए हरियाणा, कितने बूथ लेवल एजेंट है मालूम है? 20,031, 20,031। और कितने बूथ लेवल एजेंट हैं? आप दोनों को मैं कहता हूं गेस करिए। जो पॉलिटिकल पार्टी, मान ले 3 पॉलिटिकल पार्टी आप मान लीजिए हरियाणा के चुनाव में, कांग्रेस हुई, भाजपा हुई और ये लोग, ये चौथाला के फैक्शन की आप लीजिए, जो लोग रूल किए हुए हैं। तो उसके मुताबिक जो है, अगर 20,000 बूथ लेवल ऑफिसर है तो कितने होंगे बूथ लेवल एजेंट? बताइए, आप जरा गेस करिए, कोई भी फिगर बताइए। शर्मा जी आप बोलिए, कितने होंगे? सर हर पार्टी का जितना, मतलब आपके अगर 20,000 अनुसार बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल अगर 20,000 बूथ है, आप इस तरह से समझिए कि अगर 20,000 बूथ है और सरकार ने 20,000, चुनाव आयोग ने 20,000 बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, तो कितने होंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती हैं? तो एक के जगह मान ले अगर 60,000 होना चाहिए, तो 60,000 होगा, 60,000 होगा। एक्चुअल कितना है आप देखिए मत, और मेरा फिर तो गड़बड़ कर देंगे। नहीं, हम देख नहीं रहे सर, नहीं हम देख नहीं रहे। बताइए 60,000 अंदाज करो, 60,000 अगर 3 पॉलिटिकल पार्टी है तो 60,000 होना चाहिए। नहीं, कितने करते हैं मतलब एक्चुअल में? एक्चुअल में हर पॉलिटिकल पार्टी रख नहीं पाती है सर, हर बूथ में आदमी को नहीं रख पाती। तो भी मिनिमम का मिनिमम, आप, द फिगर इज शॉकिंग, 90, ओनली 90। और 90 वहां पर सीटें हैं, ये सारे भाजपा के 90 हैं। अब आप समझे कितनी बड़ी चोरी हो रही है और कैसे वो जिम्मेदारी ठेलना चाह रहा है। बात समझ में आई? बूथ लेवल एजेंट के ऊपर ये लगा रहे, बूथ लेवल एजेंट होता ही नहीं है जो कि जो वहां पर ऑब्जेक्ट करे।
अब तो ये किस देखिए, तरीके उसी से तरह से मैं misleading महाराष्ट्र की फिगर बताता हूं। नहीं, तो ये जो आप फिगर बता रहे हैं इसका मतलब ये प्रेस नोट जो चुनाव आयोग से आया है ये मिसलीडिंग है बीएलएज के हिसाब से कि बूथ नहीं नहीं, लेवल इट इज नॉट मिसलीडिंग, इट इज नॉट मिसलीडिंग। मैं आपको समझाता हूं। मैं पहले एक बात खत्म कर लूं। हरियाणा में आपको बताया कि 20,000 में केवल 90 लोग हैं। मैं ये बता रहा हूं, इससे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर की प्राइमरी है, जहां पर ये होलसेल बेईमानी किए हैं इलेक्शन कमीशन वाले। उसकी जिम्मेवारी ये बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है, उसके ऊपर ये डालना चाह रहा है। बात समझ में आई कि मैं फिर से बताऊं? ये बहुत जरूरी है समझना लोगों को। एक बूथ है, आप फिर से समझिए, ये आगे उन्होंने कहा है जो इन्होंने 2024 का इलेक्टरल रोल रिवाइज कर दिया, तो जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन इन्होंने उसका पब्लिश कर दिया कि ये है। अब उसको देख के और उसके बाद ये फॉर्म 6 और 7 से और वोट ऐड करेंगे, तो वो कहते हैं कि इसका ऑब्जेक्शन जो है बूथ लेवल एजेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी का ले सकता है। लेता है कि नहीं? अगर हम खूब गड़बड़ करेंगे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये बूथ लेवल एजेंट की नहीं है जिम्मेवारी। ये फॉर्म 7, 6, 8 की कहीं नहीं बात कर रहे हैं जिससे वोट कटाया जाता है। उसी तरह से महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में 97,000 वोट पोलिंग बूथ थे और बूथ लेवल ऑफिसर की संख्या है 1,03,000। मतलब कि वो भाजपा के अलायंस के अलावा केवल 10,000 जो है ऑपोजिशन के थे। को बात समझ में आ रही है? अब आप आगे आइए इसके अंदर में कि ये गड़बड़ जो है, ये कहते हैं कि एट एवरी बूथ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो हैव द राइट। ठीक है, राइट है, नहीं किया उनको नहीं मालूम है, उस समय जो है इलेक्शन में बिजी हैं। BLAs have the right to, अच्छा अब जो बूथ लेवल एजेंट के ऊपर कैसे रहा, have the right to verify the electoral roll of the concerned booth and raise a complaint for anomaly if any। मतलब आपको वो राइट, हम गड़बड़ करें लेकिन हम 1 महीने में गड़बड़ करें, लेकिन आपको राइट है, और आप अगर नहीं करते हैं तो हमको हमारी गड़बड़ी जो है हम करते जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये वो it is not an official position, it is not compulsory। बूथ लेवल ऑफिसर एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इलेक्टरल रोल सही हो, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसमें गड़बड़ी को वो डिटेक्ट करें। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोट ज्यादा डाल रहा है और 50 वोट कटा रहा है, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है, बूथ लेवल एजेंट की नहीं है। अब आगे सुनिए। हाउस टू हाउस मैंने कहा केवल 250 घर होते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इसमें गड़बड़ सड़बड़ हो। 250 वोट आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अब उसके बाद जो है, अब कहता है कि जब वो बूथ लेवल ऑफिसर दे देता है, तब जो है इलेक्टरल रोल ऑफिसर जो होता है ERO, इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको वेरीफाई करके हर एक इलेक्टर का, और तब उसको जो है इलेक्टरल रोल को रिवाइज करता है। अब जो ये इलेक्टरल रोल बनती है उसकी ये एक कहते हैं कि एक प्रतिलिपि जो है लोगों को दे दी जाती है, और पॉलिटिकल पार्टीज को। ये नहीं कहते हैं कि ये कहाँ पर अवेलेबल है या वेबसाइट पर है कि नहीं है। अब जब ये सारा हो गया, 1 महीने में ये सारा होना है, तो फाइनल रोल्स आर पब्लिश्ड विच आर मेड अवेलेबल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो अवेलेबल टू पोलिंग स्टेशन वाइज ऑन द ECI वेबसाइट। अब ये सारा जो इन्होंने ये किया है, इसमें ये कहते हैं कि जितने भी वोट एक पर्टिकुलर सेक्शन इन्होंने दिया है कि उसके अंदर में ये कंपलसरी है कि हर एक वोट जिसका काटा गया उसको जो है इलेक्टरल ऑफिसर, उसको जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको वो वेरीफाई करेगा, चिट्ठी देगा। उसका ये रेफरेंस देते हैं कि उसी के बिना नहीं, लेकिन ये कभी कंप्लाई नहीं होता है। तो अब क्या हो रहा है, ये तो हमने आपको समझाया कि ये क्या कह रहे हैं। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। होता यह है
कि चुनाव डिक्लेयर, अच्छा ये भी ये कहते हैं कि एक बार नॉमिनेशन हो गया तब आप कोई भी ऑब्जेक्शन और ये करके आप नहीं कटवा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, वो फिक्स्ड हो गया। अब होता क्या है कि अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, अब 1 महीना बचा है। 1 महीने में ये भाजपा वाले या जो भी पार्टी है वो क्या करती है कि कहती है हर एक में कि जैसे अभी आपने देखा 48 लाख वोट जो है एक बैक उसमें ऐड कर दिया। अब किसको उतनी फुर्सत है कि रोज उसको देखे या पता करे 1 महीने में? और जब लास्ट में जब वो आ गया तो अब आप 1 महीने में चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं किए, अभी 1 महीना आपको लग रहा है, हमने मान ले आज डिक्लेयर किया, ये लिस्ट मेरे पास है, इस लिस्ट को देख के जो वहां का पन्ना प्रमुख है कहता है अच्छा तो इसमें ये SC ST है, इसमें ये मुस्लिम है, ये हमको वोट नहीं देगा, इसकी 7 एप्लीकेशन 7 लगाओ और इसका वोट कटवाओ। वो फॉर्म 7, फॉर्म 6, फॉर्म 8 अपलोड नहीं होती है उसको। अच्छा वो हेवली पैसा दे दिए बूथ लेवल ऑफिसर को, बूथ लेवल एजेंट है नहीं, कहीं कंपलसरी तो है नहीं, मे अपॉइंट, पैसे लेके उसने अब इंक्लूड कर दिया और काट दिया। तब 1 महीने के बाद जब आपने पब्लिश किया तो उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, खेला खत्म, चुनाव हैज बीन डिसाइडेड। आप बात समझ रहे हैं शर्मा जी? आप भी बात समझ रहे हैं कि हम ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं?